Vande Mataram. How are you all of you? I'm very good and I hope you also are very good and safe. So लास्ट वीडियो में हमने सेलियन फीचर्स के बारे में लर्न किया था. अभी यहाँ पे कुछ चार्ट जैसा दिखाई दे रहा है आपको. हमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट्स एंड सब पार्ट्स के बारे में लर्न करना है. ओके तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि हमारी केंद्र सरकार, जिसमें जो किसके अंडर होती है, प्रेसिडेंट. और इस यहाँ पे इसके तीन पार्ट्स है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल यानी कि विधानसभा, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी समिति और जुडिशियरी यानी कि न्याय तंत्र. ओके अभी हम सबको पता है कि जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट होता है उसमें पार्लियामेंट होती है, संसद, और इसमें दो पार्ट्स होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. जो एग्जीक्यूटिव होता है यानी कि कार्यकारी समिति होती है उसमें दो पर्सन होते हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर और वो उनके अंडर में कौन कौन काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. यहाँ पे न्याय तंत्र है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जुडिशरी डिपार्टमेंट में आता है सुप्रीम कोर्ट. अभी ये थी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात. अभी हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है. ओके तो हम लर्न करेंगे आगे स्टेट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके तो देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट. उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं यहाँ पे क्या होगा, गवर्नर. इसमें भी तीन डिपार्टमेंट है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड जुडिशियरी, हाई कोर्ट. ओके अभी लेजिस्लेटर में क्या होगा कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उसमें विधानसभा एंड विधान परिषद. ओके एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें क्या होगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा. और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा कि जो छोटे छोटे एरियाज़ है वहाँ पे पंचायत, और जो सिटीज़ है वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपल बोर्ड. जैसे कि हमारे यहाँ पे गांव में कैसे पंचायत होती है, और सूरत सिटी है तो यहाँ पे एसएमसी सूरत म्यूनिसिपालिटी डिपार्टमेंट होता है, सूरत म्यूनिसिपालिटी कॉरपोरेशन होता है. इस तरह से जुडिशियरी डिपार्टमेंट में, न्याय तंत्र में हाई कोर्ट और उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. यानी कि सबसे पहले यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में होगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे आएगा कोई भी डिस्ट्रिक्ट की पर्टिकुलर कोर्ट होती है वो, और उसके नीचे आएगी सबऑर्डिनेट कोर्ट. यहाँ पे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देखा. आगे देखते हैं. यहाँ पे एक डायग्राम जैसा दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें हेडिंग दिया है फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के काम कौन कौन से होते हैं देखो, जिसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स है. रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब करना, प्रेजेंटेशन करना, रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा करना चुनाव में, उसको उसके हाथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना, कायदे का पालन करवाना, खुद कायदे का पालन करना. उसके बाद पब्लिक ओपिनियन को भी लेना, क्योंकि हमारी कंट्री डेमोक्रेसी है इसलिए हमारे लिए पब्लिक ओपिनियन तो बहुत ही ज़रूरी होता है. अभी पैराग्राफ देखते हैं. Legislature, executive and judiciary are the organs of the government. Legislature makes laws, executive with the help of civil service officer implements the laws, and judiciary makes people follow the law and does the work of providing justice. यानी कि यहाँ पे तीनों डिपार्टमेंट के कार्य हमें दिए गए हैं कि जो कार्य विधान, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि जो जुडिशरी डिपार्टमेंट होता है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होता है, और जो न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी डिपार्टमेंट होता है वो क्या है, सरकार के अंग है. विधानमंडल जो होता है वो कानून बनाता है, सिविल सेवा अधिकारियों की मदद से कार्यकारी कानूनों को लागू करता है, और न्यायपालिका लोगों की कानून का पालन करती है और न्याय प्रदान करने का काम करती है. एक जो होता है वो कायदे बनाते हैं, दूसरे जो कायदे को फॉलो में लेने की प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, और जो जुडिशरी डिपार्टमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को न्याय देते हैं. अभी यहाँ पे थिंक में हमें कुछ दिया है. गुजरात हैज़ अ विधानसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड हाई कोर्ट. वाई सो? यानी कि गुजरात में विधानसभा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है और हाई कोर्ट भी है. ऐसा क्यों? क्योंकि हमने स्टेट गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था वो देखा, उसमें हमने देखा कि उसमें भी तीन पार्ट है. तीनों पार्ट में विधानसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट अवेलेबल है. जो हमारा इंडिया है वो एक संघ राज्य है, वो एक फेडरल स्टेट है.
संघ राज्य का मतलब वो उसमें कुछ सिर्फ राज्य नहीं होते हैं, यहाँ पे कैपिटल है, यूनियन टेरिटरीज है, बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे पास, और सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे हमारे गुजरात के पास ये तीन चीज़ें हैं पॉलिटिशियन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वैसे दूसरे स्टेट के पास भी ऐसी सारी चीज़ें होगी। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन और जो स्टेट है वो दोनों अच्छे से स्मूथली रन हो, उसको हम अच्छे से चला सके, इसलिए हमारे पास विधानसभा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड हाई कोर्ट अवेलेबल है। ओके, अभी हम लर्न करेंगे फेडरल स्टेट्स। फेडरल स्टेट्स यानी कि संघ राज्य। ओके, संघ राज्य के बारे में लर्न करते हैं। इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, यानी कि भारत एक संघ राज्य है। देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट ऑन विच द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम्स लॉ, यानी कि जो संघ राज्य होता है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है, और उसके ऊपर सारी कुछ वैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, विषयों का वितरण होता है, जिसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो होती है ना वो कानून बना सकती है। देयर आर 3 सच एज अ लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि यहाँ पे 3 सूची होती है, जो सारे काम होते हैं, विषय होते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी 3 सूचियाँ होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लॉज फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल टू द एंटायर नेशन। अभी केंद्र सरकार जो होती है ना वो कोई कानून बनाती है ना वो पूरे देश को लागू होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे पास 2 गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो तो अपने राज्य के अंदर सारे कायदे कानून बनाती है और राज्य के अंदर ही, बाउंड्री के अंदर ही उसको फॉलो करना होता है। ओके, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, केंद्र सरकार, वो जो कोई भी कानून बनाती है तो उसको पूरे जो कंट्री के लोग होते हैं, एंटायर कंट्री में उसको फॉलो करना होता है। अभी यहाँ पे लर्न करना है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे जो मूलभूत अधिकार होते हैं उसके बारे में लर्न करना है। Fundamental rights of Indian citizens are provided by the Constitution of India that was adopted on the 26th November in the year 1949 but was put in use on the 26th January 1950। यानी कि ये जो हमारे मूलभूत अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे हमने प्रियम्बल में देखा था कि यहाँ पे लोगों के रिलेटेड पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जनता के लिए बनाया गया है। ओके, उसमें हमारे लिए बहुत सारे अधिकार यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं कि स्वतंत्र भारत में रहने वाली जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं। ओके, जो हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था, और उसको लागू कब से हुआ था, अमल में कब से आया था, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी, जो कि हमारा रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं। द फंडामेंटल राइट्स ऑन इंडियन सिटीजन गारंटी दैट the residents of the land can be lead a peaceful life as long as they inhabited the country. The individual fundamental rights of Indian citizen are most of the time similar in all the democratic countries। अभी जो मूलभूत अधिकार होते हैं ना उसमें क्या होता है, जब तक जो नागरिक देश में रहता है तब तक जो देश में रहता है ना वो शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करे, यानी कि हमारे जो बंधारण का एम क्या है कि भारत में रहने वाला नागरिक जब तक भारत में रहता है वो अपनी ज़िंदगी शांति से यहाँ पे गुजारे, इसलिए उसको बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं। और भारतीय नागरिकों की व्यक्तिगत अधिकार जो होते हैं वो उनकी मदद से उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है। और ये जो अधिकार है सबके लिए इंडिविजुअल है, ऐसा नहीं है कि पूरे एक ग्रुप को ये अधिकार लागू होता है, एक ही ग्रुप को ये राइट्स मिलता है। जो भी भारत का नागरिक है, जितने भी है, सबके लिए ये फंडामेंटल राइट्स सिमिलर होते हैं और सारी कंट्री में सिमिलर होते हैं। और बहुत सारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें भी ये सारे राइट्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। अभी यहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं हमारे। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि न्याय में समानता, उसकी स्वतंत्रता, न्याय में समानता। जब भी हम हमारे साथ कुछ गलत होता है, जब हम न्याय लेने जाते हैं
कानून से पहले समानता का धर्म, ये जो है वो कानून से पहले समानता का अधिकार है। जब हम न्याय लेने जाते हैं ना, तब ऐसा नहीं होता है कि बहुत रिच है तो अगर वो गुनहगार है तो भी उसको छोड़ देना है क्योंकि वो बहुत रिच है, वो बहुत बड़े आदमी है, और जो बेचारा निर्दोष है वो गरीब है इसलिए उसको सजा दे देनी है क्योंकि वो हमारे कुछ काम नहीं आ सकता। ऐसे हमारी जुडिशरी डिपार्टमेंट में कोई भी लॉ नहीं है, क्योंकि हमारे पास राइट्स है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून से पहले समानता का अधिकार है। कोई भी छोटा बड़ा कोई भी नागरिक, उनको न्याय लेने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता। हमने सेक्युलरिज्म में देखा, सेक्युलरिज्म जो सैलियंट फीचर है एक हमारे डेमोक्रेटिक का, हमारी कंट्री का, तो उसमें हमने देखा था कि वहाँ पे कोई भी मतलब फोर्स नहीं है कि आप यही रिलीजन को फॉलो करो। हमारी गवर्नमेंट हमें सेक्युलरिज्म प्रोवाइड करती है, धर्मनिरपेक्षता प्रोवाइड करती है। तो हमें भी कोई भी धर्म लेने का, कोई भी हम कभी कभी कोई रिलीजन चेंज करता है, हिंदू होता है तो उसमें से क्रिश्चियन हो जाता है, क्रिश्चियन में से हिंदू हो जाए, तो वहाँ पे उसको कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे भारत में हमने बंधारण ने हमें एक अधिकार दिया है जो कि है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुली असेंबली, यानी कि स्वतंत्रता, संघ और शांतिपूर्ण विधानसभा की स्वतंत्रता। अभी हमारे पास बहुत सारी फ्रीडम है, हम असेंबली शांतिपूर्ण कर सकते हैं, उसके बाद स्वतंत्रता, संघ, उसकी भी हमारे पास फ्रीडम है। ये जो सारे पॉलिटिशियन होते हैं वो विधानसभा में होते हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी अपनी थिंग्स को वहाँ पे रख सकते हैं, अपने थॉट्स को वहाँ पे रख सकते हैं। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यहाँ पे फोर्थ वाला जो राइट है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम हमारे भाषण में कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। हमारे दिमाग में जो कुछ भी हमारी राय होती है वो हम लोगों के बीच में रख सकते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा न्यूज़ में कोई पॉलिटिशियन बोल रहे हैं तो वहाँ पे उनको कोई मना करने वाला नहीं होता कि भाई तू ये नहीं बोल सकता, ये कायदे के विरुद्ध है, अदरवाइज़ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट नहीं है, क्योंकि भारत में सारे नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, यानी कि स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारी की सुरक्षा के लिए संविधान के उपायों का अधिकार, इसको बंधारणीय इलाज का अधिकार भी बोला जाता है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट राइट्स है ना, तो ये लास्ट वाला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, अब ये सब बोला जाता है कि जो बंधारणीय इलाज का अधिकार होता है ना, रात के अगर 24 आवर्स वो अवेलेबल है हमारे लिए कि हमारे साथ कोई भी अन्याय होता है ना, तो हम ये राइट की मदद से न्याय ले सकते हैं। ये इसमें ऐसा होता है कि कोई भी हमारे राइट्स छीनने की कोशिश करता है, हमारे जो अधिकार है वो हमसे छीनने की कोशिश करता है, हम उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं, हम उसके अगेंस्ट कैंसल एक्शन ले सकते हैं। किसकी मदद से? राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। ओके, तो ये कुछ राइट्स से जो फंडामेंटल राइट्स है, वैसे तो बहुत सारे राइट्स हैं हमारे पास, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूलभूत अधिकार जो सबके लिए होता है, ये कॉमन है, सबके लिए अवेलेबल है, तो ये राइट्स है, ये हमने लर्न किया आज। ओके, अभी यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है, आगे के वीडियो में हमारे पास कुछ एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट करेंगे। ओके, वंदे मातरम।